Hello everybody, welcome to my channel Tan Suman Classes and I am Suman ma'am. So today we read chapter number 1, the earth and the solar system, class 6 geography, and we start the new topic, the satellite. अब the satellite जो है हमारा, तो जो अर्थ है उसका एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून. अब सैटेलाइट क्या है? यानी हमारा जो मून है वो हमारा एक सैटेलाइट है. अब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के पास केवल एक ही है, यानी उपग्रह है ना. अब इसमें क्या है, अर्थ के पास में अगर एक मून है तो उस मून को कैसे यूज है, क्या यूज है उस मून का. और क्या आपको पता है मून की कभी एक जैसी शेप नहीं रहती है, वो हमेशा अलग अलग साइज और शेप में होता है. तो ऐसा क्यों होता है? और रात को ही मून क्यों दिखाई देता है, दिन में मून क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि जो सन है उसकी रेज इतनी तेज है, उसकी हीट एंड लाइट इतनी तेज होती है कि मून हमें दिखाई नहीं देता है. और जो मून है उसका डायमीटर कितना है? तो इसका डायमीटर है 3480 किलोमीटर. और साथ ही साथ में ये एक क्रिस्टलाइज बॉडी होता है जो कि नाइट स्काई में हमें दिखाई देता है. और ये किससे रिफ्लेक्ट होता है? ये लाइट लेता है सन से. और साथ ही साथ में जो सैटेलाइट होते हैं मूव अराउंड द प्लैनेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. यानी जो हमारे सैटेलाइट है वो हमारे प्लैनेट में चारों तरफ घूमते हैं. और ये कौन से डायरेक्शन में घूमता है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ. और सैटेलाइट की खुद की कोई लाइट नहीं होती है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं सन की लाइट से. सो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक सैटेलाइट, like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. So today's topic is satellite. The word satellites mean the attendant or a companion. The moon was the only known as satellite in the solar system until 1610. यानी जो मून है वो एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, जिसके बारे में 1610 में हमें अंत तक पता चल गया था सोलर सिस्टम में. और साथ ही साथ में आज के टाइम में अगर हम देखें तो हमारे पास कितने सैटेलाइट्स हैं? 100. लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में है वो सब. हमारे पास तो एक ही सैटेलाइट है, मून. और मरकरी और वीनस के पास तो आर ओनली प्लैनेट्स, देयर डोंट हैव मून. यानी उनके पास तो खुद के कोई मून भी नहीं है, उनके पास खुद के कोई सैटेलाइट नहीं है. कौन कौन से हैं वो प्लैनेट? मरकरी और वीनस. एंड सैटेलाइट मूव अराउंड द प्लैनेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. और जो सैटेलाइट होते हैं, जो उपग्रह होते हैं, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं, राउंड लगाते हैं. सैटेलाइट्स को जो रोशनी होती है वो सूरज से मिलती है. अब उनमें से जो हमारा सैटेलाइट है, जो नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून. तो मून जो है, द मून इज अ हेवनली बॉडी विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, जो अर्थ के पास में है. और एवरेज डिस्टेंस जो है मून का वो अर्थ से एट्स अबाउट 3,84,400 किलोमीटर है. यानी इतना दूर वो हमसे है. और इसका जो डायमीटर है वो है 3,400 किलोमीटर. सो यू मस्ट लर्न ऑल दिस ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न होने चाहिए. साथ ही साथ में मून जो है वो कभी छोटा कभी बड़ा दिखता है. और अदर क्रिस्टलाइज जो बॉडी होती है वो भी रात को ही दिखती है. यानी जो मून है वो सिर्फ हमें रात को ही दिखाई देता है, कभी छोटा कभी बड़ा, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन. एंड द मून रिचेज द अर्थ सरफेस इन अबाउट 1.3 सेकेंड. यानी जो उसकी मून की जो लाइट होती है वो हमारे तक कितनी देर में पहुंच जाती है? 1.3 सेकेंड में. एंड नो लाइफ कैन एग्जिस्ट. आपको हमें ये पता चलेगा, ऐसे बोलते हैं ना चंदा मामा दूर के, तो वो देखो दूर ही है. क्यों? क्योंकि उसमें कोई लाइफ नहीं है, उसमें कोई जिंदगी नहीं है. सो द लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड मॉइस्चर. यानी इसमें जो मॉइस्चर है और एटमॉस्फेयर नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है? इसकी वजह से यहाँ पे लाइफ नहीं है. तो लाइफ, नो लाइफ, यहाँ पे कोई जिंदगी नहीं है. और साथ ही साथ में देयर इज नो साउंड, देयर इज नो एयर टू कैरी द साउंड वेव्स. यहाँ पे कोई साउंड नहीं है.
और यहाँ पे नो एयर, यहाँ पे एयर भी नहीं है जो उस साउंड को कैरी कर पाए, है ना। तो मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, और ये अपनी ही धुरी पे घूमते हैं, अपने ही रोटेट करते हैं एक्सिस पे, एंड रिवॉल्व, रिवॉल्व किसके करते हैं, अराउंड द अर्थ, यानी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट द वन रोटेशन एंड वन रिवॉल्यूशन एंड द सेम, और जैसे रोटेट करते हैं और जैसे रिवॉल्व करते हैं वो एक ही समय पे करते हैं। सो दे ऑलवेज सी द सेम फेज ऑफ द मून, इसी वजह से हमें उसका क्या होता है, ऑलवेज उसका सेम फेस दिखाई देता है, ठीक है। और द डे ऑन द मून आर वेरी हॉट, और जैसा कि जो दिन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही गर्म वाला होता है, 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। बट नाइट जो होती है वो बहुत ठंडी होती है, -120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स अगर हम बात करें, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ऐसा माना जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है एशियन अमेरिकन जो एस्ट्रोनॉट हैं, सबसे पहले इन्होंने और एडविन एल्ड्रिन लैंडेड ऑन द मून, सबसे पहले इन्होंने ही कदम रखा कहाँ पे, मून पे। और कब रखा, 21 जुलाई 1961 में इन्होंने सबसे पहला कदम मून पे रखा, ठीक है। और साथ ही साथ जो रमेश जो है ना, राकेश शर्मा जो हैं, वो हमारे इंडिया में है जिन्होंने की पहला कदम रखा। So they explored the photograph to surface of the moon. This was followed by the several other attempts by the US and Russia. और उसके बाद द फेसेस ऑफ मून, देखिए किस तरीके से आपको अर्थ ये जो फेसेस हैं मून के वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए न्यू मून है, ठीक है, फुल मून है नीचे। अब फुल मून यानी पूर्णिमा, ये फुल मून यानी पूर्णिमा, और न्यू मून यानी अमावस्या, ठीक है। तो न्यू मून होगा तो क्या होगा, अंधेरी रात हो जाएगी, ठीक है। और फुल मून यानी चांदनी रात हो जाएगी। तो अब शेप ऑफ द मून जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, एक जैसा कभी नहीं रहता है। तो इसमें भी ये है कि जो मून है भाई उसकी शेप कैसे चेंज होती रहती है। एक बार अगर आपने एक फेस देख लिया तो पूरा 1 महीना लगेगा उसको आपको वापस देखने में, यानी अब क्या है, ये वापस आएगा, कब आएगा, 1 महीने बाद। अब फेसेस ऑफ द मून को समझने के लिए, द मून रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, यानी ये किसकी लाइट से रिफ्लेक्ट होता है, सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होता है, कौन, मून। और विजिबल शेप जो होती है मून की वो चेंजेस होती रहती हैं, कैसे, नाइट टू नाइट। कल रात को जो आपने मून देखा है, आज रात को वैसा वो नहीं दिखाई देगा, यानी उसकी शेप जो है उसकी चेंज हो चुकी है। एंड इट्स जर्नी फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून, और इसकी जो जर्नी शुरू होती है, जो यात्रा शुरू होती है, वो न्यू मून से फुल मून तक आती है। एंड विजिबल पोर्शन इंक्रीजेस एंड मून इज साइड टू वैक्स, यानी जो विजिबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती जाती है, और मून जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, वैक्स, यानी उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा दिखने लग जाती है। एंड इट्स अ जर्नी फुल मून टू न्यू मून, फुल मून से यानी न्यू मून द विजिबल पोर्शन डिक्रीजेस, जो विजिबिलिटी होती है उसकी वो डिक्रीज होती जाती है। एंड द मून साइड इज द वेन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सेट टू वैन, यानी मून का वेन बोलते हैं इसको। द वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ द मून इज नोन एज द फेसेस ऑफ मून, और जो वैक्सिंग है और जो वेनिंग है, अगर इन दोनों को हम शामिल करें तो इन्हीं दोनों के बारे में हम फेसेस ऑफ मून में पढ़ते हैं। द फैक्ट इज द अबाउट द मून इज ऑलवेज हाफ डार्क एंड हाफ ब्राइट। आपने देखा मून कभी आधा चमकीला आधा अंधेरा होता है, बट द एंगल ऑफ द व्यू फॉर द अर्थ चेंजेस। अब आप ये देखिए कि हम कौन से एंगल से देखें कि अर्थ का, जब हम अर्थ से देखते हैं ना तो कभी हमें मून आधा दिखाई देता है, कभी चमकीला दिखाई देता है, कभी हमें डार्क दिखाई देता है। सो ऑन द न्यू मून डे द डार्क हेमिस्फेयर ऑफ द मून फेसेस द अर्थ, यानी जो न्यू मून वाला दिन होता है उस दिन हमें क्या दिखाई देता है, एकदम अंधेरा दिखाई देता है अर्थ पे, ठीक है। और साथ ही साथ में फुल मून जो होता है वो हमें क्या दिखाई देता है, फुल मून हमें चांदनी रात दिखाई देता है। बड़े बोलते हैं ना आज तो चांदनी रात है
है ना। तो वो कब होता है, वो फुल मून यानी पूर्णिमा वाले दिन दिखाई देता है। अब एस्ट्रॉइड्स हैं, तो एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल प्लैनेट्स लाइक सोलिड ऑब्जेक्ट, यानी जो एस्ट्रॉइड होते हैं ये भी छोटे प्लैनेट्स का रूप लेते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये फाउंड इन द सोलर सिस्टम, ये भी सोलर सिस्टम में ही मिलते हैं हमें, लेकिन ये क्या होते हैं, साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, है ना, स्मॉल प्लैनेट्स होते हैं और सॉलिड ऑब्जेक्ट से बने होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द माइनर प्लैनेट्स, जिनको हम माइनर प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं। अब ईच एस्ट्रॉइड फॉलोज इट्स ओन ऑर्बिट अराउंड द सन, और ये खुद क्या करते हैं, ये भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं भाई, लेकिन अब क्या है, द ईच एस्ट्रॉइड्स orbit, yani its own orbit around the sun, and the main belt, which has billion of asteroids, lies between the orbit of Mars and the Jupiter. यानी बहुत सारे बेल्ट होते हैं जिनमें कि बिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ऑर्बिट जो है वो मार्स और जुपिटर के वहाँ पे पाए जाते हैं। अब जो बेल्ट शेल्ट है वो क्या है, 250 मिलियन टू 600 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन, यानी अब ये सन से कितना कितना दूर है, सन से ये दूर है 250 किलोमीटर्स, एंड वो क्या है 250 मिलियन से लेके 600 मिलियन किलोमीटर सन से दूर है। एंड इट इज नाउ वाइडली बिलीव दैट द एस्ट्रॉइड्स आर ब्रोकन पीसेस ऑफ सम प्लैनेट, और जैसा कि हम मान रहे हैं कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये क्या है, ये प्लैनेट्स के ही हिस्से होते हैं, है ना, लेकिन ये ब्रोकन पीसेस में हमें मिलते हैं। अब जो ब्रोकन पीसेस में मिलते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट तो बोलते हैं, बट माइनर प्लैनेट के नाम से जानते हैं, एंड विच इज प्रॉब्ली एक्सप्लोड सून आफ्टर इट्स बर्थ, और क्या होता है, एक्सप्लोड करते हैं हम लोग इनको बर्थ के हिसाब से, यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उल्का पिंड हम इसको नाम से बोलते हैं, और कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि पृथ्वी पर गिरते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, साथ ही साथ में look it's meteors. Every night we have some bright stack of the light in the sky. There are some meteors. They are also known the shooting star. और हम इसको शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, टूटता हुआ तारा देख लो, है ना, तो टूटता हुआ तारा थोड़ा ना टूट रहा है, वो ऐसे दिखता है बस, क्योंकि इसको ये ब्राइट स्टार्स होते हैं, लाइट में दिखता है, तो ऐसे लगता है कि ये टूट रहे हैं। एंड द मेट्रॉइड्स आर ऑल्सो स्मॉल पीस ऑफ रॉक, जो कि चट्टान का टुकड़ा होते हैं, और किसके रिवॉल्व करते हैं, अराउंड द सन, यानी सन के चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं। और द प्रेजेंस ऑफ मेट्रॉइड्स इन द स्काई इज नोन when they enter the earth atmosphere, और ये प्रेजेंस ऑफ मैटर्स जो होते हैं स्काई में कब एंटर करते हैं, जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। अब मैटर्स देखिए, क्रैटर यानी खड्डे कर दिए इन्होंने, कितने बड़े बड़े खड्डे हो गए। मोस्ट ऑफ दैम आर बर्न अप एंड बिकम गैसेस, और अधिकतर क्या होते हैं, हवा में ही जल जाते हैं, हवा में ही बिखर जाते हैं, और इनके क्या होते हैं, बड़े बड़े खड्डे कर देते हैं। यानी जब पृथ्वी पर गिरते होते हैं तो इनकी प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होता है और गर्म होकर जल जाते हैं ये, और कभी कभी तो चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है जिसको कि हम शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। और कोई भी उल्का पिंड जो होता है पृथ्वी पर जब गिरता है तो अपने धरातल पर खड्डे भी बना जाता है, जस्ट लाइक दिस, ये देखिए ऐसे। ठीक है, अब आपको तारे वाले खुले आकाश में एक और दूसरी और बहुत चौड़ी पट्टी, सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है, जिसको कि हम आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं, तो उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। सम ऑफ देम बिग एंड दस आर बर्न द कम्प्लीटली, और बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन वो हवा में ही जल जाते हैं। व्हेन दे हीट द सरफेस ऑफ द अर्थ दे आर कॉल्ड द मेट्रॉइड्स, और जब ये अर्थ के सरफेस तक अगर पहुंच जाते हैं तो हम इसको मेट्रॉइड्स के नाम से जानते हैं। As well as known the site of the meteor crater is the एरिजोना स्टेट ऑफ यूएसए, जो कि आपको यूएसए में देखने के लिए मिल सकता है। अब कॉमेट्स जो हैं, द बिलीव दैट देयर आर 200 करोड़ कॉमेट्स ऑर्बिटिंग द सन, यानी हमारे पास में 200 करोड़ जो कॉमेट्स मिलेंगे। ठीक है, और
कॉमेट्स आर ह्यूज लम्प्स ऑफ स्नो, और ये किसके होते हैं? स्नो के लम्प्स होते हैं, एंड रॉकी डस्ट, इसके अंदर रॉकी डस्ट होता है. सो ईच कॉमेट फ्लोज इट्स ऑन ऑर्बिट अराउंड द सन, और ये क्या फॉलो करते हैं? इनकी खुद की ऑर्बिट जो है वो साथ ही साथ में सन के अराउंड लगाते हैं, चारों तरफ. When the comets reach near the sun, और जैसे ही ये सन के पास में आते हैं, they start glowing and develop a long tail, और इनकी बहुत बड़ी सी पूंछ जैसा दिखाई देता है हमें. And the most famous comet is the Halley's comet. It was the last seen in 1986, जो कि 1986 में हमें दिखाई दिया था. It will appear again after 76 years, यानी अब ये एवरी 76 ईयर्स अगर हमें दिखाई देता है तो ये 2062 में हमें दिखाई देगा, है ना. पूंछ वाला तारा जिसे लगता है हमें, है ना. एंड द कॉन्स्टलेशन, अब कॉन्स्टलेशन क्या है? द कॉन्स्टलेशन आर द ग्रुप ऑफ ब्राइट स्टार इन द स्काई, यानी जो कि आकाश में, जो कि आसमान में हमें जो बहुत ही चमकीले जो तारों का समूह जो होता है वो दिखाई देता है. अब जो तारों का समूह है वो अगर हमें दिखता है चमकता हुआ, तो उससे क्या होता है? उससे होता है द पीपल ऑफ एशियन सिविलाइजेशन एट्रीब्यूटेड फिगर्स ऑफ एनिमल्स, पीपल एंड माइथिकल बेट्स ऑफ दिस ग्रुप, यानी पुराने समय में क्या होता था, जो ये कॉन्सोलेशन जो ग्रुप ऑफ स्टार्स जिसे हम बोलते हैं, इनकी वजह से पुराने समय में लोग अपना रास्ता ढूंढ लेते थे. अब रास्ता कैसे? आप बोलोगे कि मैम इसकी वजह से रास्ता कैसे मिलेगा? यस, इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि प्राचीन समय में कल्पना कीजिए कि आकाश में प्रकाश की बहती हुई नदी दिखाई देती, जैसा कि हमने पढ़ा था, जिसे हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं, है ना. अब मिल्की वे के नाम से जानते हैं, लेकिन मिल्की वे यानी आकाश में गंगा दिखाई पड़ती थी, और आकाश गंगा में करोड़ों तारे होते थे, बादल होते थे, गैस होते थे, लाखों आकाश गंगाएं मिलके ब्रह्मांड बनाती है. लेकिन अगर हम बात करें कॉन्स्टलेशन की, तो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जिसमें कि पुराने समय में लोग इसको देखकर रास्ते का अनुमान लगा लेते थे कि इनको देखकर तारों, एक प्राचीन समय में प्रमुख तरीके से अगर हम देखें तो तारा होता. अब वो तारा कौन सा तारा होता? जिसे कि हम पोल स्टार के नाम से जानते हैं, ठीक है. एशियन टाइम में क्या होता था? कॉन्स्टलेशन वाज बिलीव इन द इन्फ्लुएंस ऑफ डेली लाइफ ऑफ द पीपल अर्थ, यानी इसकी वजह से जो हमारी डेली लाइफ होती थी वो अफेक्ट करती थी. वो कैसे? अगर हम आज के टाइम में तो हमारे पास घड़ी है ना, ये डायरेक्शन दिखाने के लिए कंपास भी होता है, लेकिन पहले थोड़ा होता था, पहले लोगों के पास कंपास नहीं था, तो विदाउट कंपास वो कैसे डायरेक्शन मालूम करेंगे? तो रात के समय में चमचमाते हुए अनगिनत अनकाउंटेबल जो तारे होते थे वो सारे एक जैसे दिखते थे, लेकिन बहुत दूर तक होने के कारण ये तारे कुछ छोटे और कुछ बड़े दिखाई देते थे. अब कुछ छोटे और कुछ बड़े दिखाई देते थे, लेकिन रात में दिशा का निर्धारण करने में तारों से बड़ी हेल्प मिलती थी. वो किस तरीके से? उत्तरी तारा यानी ध्रुव तारे के नाम से जाना जाता था. सो द कॉन्स्टलेशन वर यूज्ड एज अ गाइड फॉर प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स एंड शेल्टरिंग एनिमल्स. आप ये देखिए, जो हमारे प्लांटिंग होती थी, हार्वेस्टिंग होती थी, वो भी इनको देखकर होती थी, यानी तारों को देखकर, है ना. एंड द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि. और सप्तऋषि यानी 7 तारों से मिलकर बना हुआ, यानी शब्द 7 ऋषि यानी मुनि. तो विच वॉज द ग्रुप ऑफ 7 स्टार, जिनको हम 7 स्टार्स का ग्रुप भी कहते हैं. अब सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हैं अगर हम, तो सबसे आगे की ओर बढ़ा जाए तो ध्रुव तारा दिखता है हमें, ठीक है. और ध्रुव तारा, लुक एट दिस पोल स्टार, ठीक है. अब ये 7 सप्तऋषि 1 2 3 4 5 6 7. अब आप जो 7th है उससे आपको जो सबसे ऊपर आपको क्या पता चल जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन. यानी अगर आपको एक डायरेक्शन पता चलती है तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरी डायरेक्शंस पता चल जाती है. तो इन एशियन टाइम्स पीपल यूज्ड टू फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस स्टार, एंड द पोलर स्टार इंडिकेट द नॉर्थ. वो क्या दिखाता है? पोल स्टार जो होता है वो नॉर्थ को इंडिकेट करता है.
and we can locate the position of the pole star with the help of this सप्तऋषि। और सप्तऋषि को देख के ही पता चल जाता था कि कौन सी दिशा किस तरफ है। अब जैसा कि हमने चैप्टर में पूरा सब कुछ पढ़ा कि हेवनली बॉडीज होती हैं। अब हेवनली बॉडीज क्या क्या होती हैं? स्टार है, प्लैनेट है, सैटेलाइट है, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं और मेटेरियर्स हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा। अब डिस्टेंस बिटवीन द हेवनली बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स, जो डिस्टेंस होता है वो किस तरीके से नापा जाता है? वो लाइट ईयर में नापा जाता है, ठीक है, हेवनली बॉडीज का। और हेवनली बॉडीज जैसा कि स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, ये सब है। And the star as a huge body of hot gases which have their own light and heat, जो कि बहुत बड़े बॉडीज होती हैं, गैसेस बॉडीज होती हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट होती है। एंड द सोलर सिस्टम, द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। हीट और लाइट होती है खुद की, किसकी? सन की। 8 प्लैनेट्स हैं, वो भी बहुत इजी है लर्न करने कैसे ज़रूरी है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। और इन सबको याद करने के लिए एक सेंटेंस जैसा कि हमने पहले बताया था, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक है। अब जुपिटर इज द बिगेस्ट एंड मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यानी जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा है और मरकरी जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट है। एंड द मून वॉज द ओनली सैटेलाइट 1610 में, जो कि सैटेलाइट सोलर सिस्टम में है। हमने इसको खोज लिया था और ये एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, जिसमें कि लाइट है, जिसमें कि हमें से सोलर सिस्टम में, यानी हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मून। And the main belt of asteroids lies between the orbit of Mars and Jupiter. And the comet has a long luminous tail. और जो comet होते हैं इनके पास एक बड़ी सी tail होती है, ठीक है, पुंछ तारा जिसे बोलते हैं। And it grows larger, it's come closer to the sun. और जैसे ये close आता है किसके? It grows larger, बड़ा दिखता है हमें जब ये sun के पास में होता है ना। It's come closer to the sun. And meteors are called shooting star. meteors जो होते हैं उनको हम shooting stars भी बोलते हैं, मैं टूटता हुआ तारा जिसे बोलते हैं। It is known only when they are enter the earth atmosphere. और ये सब कब होता है? जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये एंटर करते हैं। So I think you enjoy this video and thanks for the watching this video, and don't forget to like and subscribe my channel Tansuman Classes.